Marhaba. Hey guys, welcome back. This video is again for my juniors who are willing to get admission in a medical school. As many of you are confused and stressed about your study pattern, so here's a complete video in which I will be talking about things that you must be focusing on while making a plan for your studies for MCAT preparation, and I will try to come up with the most productive and persistent routine for your MCAT preparation. It will surely help you. Also, I will be discussing the timetable that I followed in my MCAT phase. So I hope it will help you. Make sure that you're watching the video complete and let me know about your queries. Let's begin. I know that you people are stressed. I know that you people are anxious about your exam. Obviously, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, एग्ज़ाम एंजाइटी भी बढ़ रही होगी. So you might be having procrastination, you might be struggling through messed up sleeping pattern, you might be having ruined study routine, but let me assure you that you're not alone in this. We are in this together and you don't need to worry, you don't need to panic. We will figure it out. You're not alone. Before starting the video, I want to clear one thing कि अभी मैं जो study pattern discuss करूँगी, it is basically my routine. It is basically what I followed. Obviously, we come from different backgrounds. We have different lifestyles. So maybe आप सबके लिए suitable ना हो. I am telling you what I followed. I am telling you what my teachers told me. अगर आपके लिए suitable ना हो तो ये आपके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को follow करें. Do what your heart says and do what's suitable for your routine. So let's start. Many of you are asking that how many hours should be given to studies each day. Means that how many hours should you be investing in everyday studies. So practically speaking, you don't have ample time. Time is short. एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है. अगर हम मिड ऑफ द सितंबर को भी अपनी एक्सपेक्टेड डेट लें तो हमारे पास 2.5 मंथ है, 2 से 2.5 महीना है और इसमें ही हमें सब कुछ कंप्लीट करना है. और चैप्टर्स, हमारा टेक्स्ट बुक का कोर्स, देन पास्ट पेपर्स, देन MCQs की प्रैक्टिस, देन उसके बाद वो वाला टाइम भी निकालना होता है रिवीजन के लिए. और जब हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है. तो एंड गॉड फॉरबिड बीच में कुछ मसला आ जाता है कि यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन गेट सिक, तो वो मसला आता है तो यू नीड एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो. तो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स. तो उसी में सब कुछ कवर करना है. उसी हिसाब से आपको अपना पेस रखना होगा. पर डे मिनिमम आवर्स जो आपको स्टडीज़ को देने हैं वो होने चाहिए 8 घंटे. 8 आवर्स शुड बी योर मिनिमम, यानी 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है. इसके अलावा वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे होते हैं अपना तो उससे ज़्यादा ही आवर्स देने होते हैं क्योंकि आपको आगे भी ज़्यादा पढ़ना है. तो आपको ज़्यादा ही आपका ब्रेन अच्छी तरह फंक्शन करना चाहिए. तो मैक्सिमम 12 से 14 आवर्स पर डे आपको अपनी स्टडीज़ को देना है. उससे ज़्यादा इसलिए नहीं बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू नीड रेस्ट. डू नॉट फॉरगेट दैट कि पूरा दिन कंटिन्यूस पढ़ना ये भी गलत है. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू नीड ब्रेक्स. तो जब अपना टाइम टेबल बनाएं तो इस हिसाब से बनाएं कि उसमें बीच बीच में ब्रेक्स हों. और इसके अलावा देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ टाइम. ऐसा ना हो ना कि मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इफ़ यू आर ओपनिंग योर बुक्स एंड यू आर रीडिंग एमलेसली और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इट इज़ यूज़लेस. जितना आप पढ़ें, यानी स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट, जितना आप टाइम दे रहे हैं मेक श्योर कि आपका ब्रेन उस वक्त 100% कंसनट्रेटेड हो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो. तो फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट. और अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम 45 मिनट्स तक 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकता है. तो हियर इज़ अ ट्रिक. जब आप अपना टाइम टेबल बनाएं तो make sure that you are adding a 15 minutes, a short break, 15-minute break after every 45 minutes of studies. So it will help your brain to function properly and you will memorize things well. And break should be short.
मतलब इफ़ यू आर टेकिंग ब्रेक एवरी 45 मिनट्स, तो ब्रेक शुड बी प्रिसाइज. ऐसा ना हो कि 1 घंटे के लिए ब्रेक ले रहे हो. एंड इन दैट 15 मिनट्स और 10 मिनट्स ब्रेक यू कैन डू एनी थिंग. यू कैन यूज़ योर फ़ोन, यू कैन मेडिटेट, you can go for a walk, मतलब in your house only. You can eat something or you can lay down and relax. So your health is important, so please take care of that also. Sound sleep is so underrated these days. Look, people will say कि टॉपर्स जो हैं वो रात भर जाग के पढ़ते हैं, दिन भर जाग के पढ़ते हैं, तो आप भी जाग के पढ़ें, but that is completely useless. The truth is that proper sound sleep is directly proportional to the proper functioning of your brain and it helps you to retain things. नींद पूरी नहीं होती तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं और अगर आप एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक मोर टाइम देन नॉर्मल देन यूजुअल. उसको याद करने में अगर 2 घंटे लगने चाहिए तो आपको 3 घंटे लगेंगे, बिकॉज योर ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, योर ब्रेन इज़ नॉट फोकसिंग वेल. तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दैट. और दूसरा मसला ये है कि योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यू विल लर्न इट बट यू विल फॉरगेट इट the other day, or not the other day, the other week or the other month. And in MCAT you have to retain things, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. We have 66 chapters and you have to memorize things well. इसके अलावा quality of sleep is important too. Quality of sleep in the sense कि I am not a morning person, but the truth is that the sleep you take at night, the sleep that is taken during night hours is more productive than the sleep that is taken in the morning hours. So if you're a morning person, then it's good कि आप रात को सोते हैं, but if not, then and if possible make it as casual कि आप रात को सोएं और दिन में पढ़ें. but if not, it's completely fine. अगर आपको रात भर जाग के पढ़ने की आदत है, मुझे भी थी in my inter, तो मैं रात भर जाग के पढ़ती थी और सुबह सो जाती थी. तो आप अपना टाइम टेबल इस तरह रखें कि आप रात भर जाग के पढ़ें, उसके बाद 6 से 12 बजे तक सो लें, या फिर 5 till 11 AM. तो इस तरह अपना स्लीपिंग पैटर्न आपको रखना होगा. लेकिन स्लीप को अंडररेट नहीं करना है. स्लीप अच्छी नींद लेनी है, मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. What subjects should we be studying every day and how many chapters should be covered each day? So basically you have 3 important subjects: chemistry, bio and physics, and 3 of them are equally important because उन सब में से equal MCQs आते हैं. And if you are from interior Sindh or you are from Sindh, कराची, और अगर आप कराची वाला या इंटीरियर वाला टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ना पड़ेगा. और अगर वो बुक्स हैं तो उन बुक्स के टोटल चैप्टर्स हैं 66, यानी बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स मिला के यू हैव 66 चैप्टर्स टू कवर फ्रॉम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो. इंटरमीडिएट की किताब है, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. तो यू हैव टू कवर दो 66 चैप्टर्स. उसके अगर फिज़िक्स है तो उसके न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, और अगर केमिस्ट्री है तो उसके आपको ऑर्गेनिक और रिएक्शन वगैरह भी करने होंगे. तो यू हैव 2 months. तो आई वुड से कि मैं क्या करती थी, मैं रोज़ तीनों सब्जेक्ट्स करती थी. यानी ऐसा नहीं होता था कि मैं एक सब्जेक्ट करी तो दूसरा निगलेक्ट कर दूँ. एवरी डे आई यूज़ टू कवर 1 चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. यानी किस तरह, फिज़िक्स में से 1 चैप्टर, बायो में से 1 चैप्टर और केमिस्ट्री में से 1 चैप्टर. मोस्ट ऑफ द पीपल टेक 2 hours फॉर 1 चैप्टर. मैं थोड़ा ज़्यादा लेती थी तो मुझे आगे पीछे हो जाता था. तो 2 घंटा अगर आपका एक चैप्टर कवर हो रहा है तो यू विल हैव 6 hours. 6 घंटे में आपके 3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, नए चैप्टर्स, यानी जो आपने अभी पढ़े ना हो. ऑब्वियसली इफ़ यू आर फ्रॉम इंटर बोर्ड तो आपने चैप्टर्स पहले पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन के हिसाब से तो आपका कुछ भी नहीं आपने किया होगा, बिकॉज एक गैप आ जाता है बीच में. तो बेसिकली यू हैव टू डू 1 चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. अच्छा, इसको किस तरह डिवाइड करना है कि जो चैप्टर मुश्किल हो, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स का कोई चैप्टर है वो लेंदी है और मुश्किल है और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इफ़ यू आर सिलेक्टिंग दैट फॉर 1 day, तो बाकी केमिस्ट्री और बायो में छोटे छोटे चैप्टर्स रखेंगे. यानी वो चैप्टर्स जो आप इजीली कर लें, आपको जो अच्छी तरह आते हों. अपनी ईज़ के हिसाब से करें और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस हिसाब से तैयारी करें. फॉर एग्जांपल अगर आपका बायो अच्छा है तो आप उस पर ज़्यादा टाइम ना लें, और अगर आपका केमिस्ट्री ज़्यादा वीक है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना होगा. और इसके अलावा
रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू। अगर आपने पहले कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो नए चैप्टर्स के साथ हाफ़ एन आवर उनका रिवीजन भी ज़रूरी है रखना। हाफ़ एन आवर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 घंटे में एक चैप्टर न्यू पढ़कर रिवाइज़ कर लिया है, एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, तो आपके पास हाफ़ एन आवर आराम से आपका जो पढ़ा हुआ चैप्टर है वो रिवाइज़ हो जाएगा। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवीजन से ही आपको सब कुछ रिटेन रहता है। तो इस तरह रखना है कि एवरी डे 3 न्यू चैप्टर्स, अगर 3 न्यू ना हो तो 2 न्यू 1 ओल्ड चैप्टर, या फिर 1 न्यू 2 ओल्ड चैप्टर्स, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और रिवीजन पुराने किसी चैप्टर का ज़रूर करना है। किसी भी सब्जेक्ट में से एक चैप्टर कर लें, या फिर हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर, वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर रिवाइज और एक चैप्टर न्यू कर सके तो कर ले। अदरवाइज़ आई वुड से कि किसी एक सब्जेक्ट का एक ओल्ड चैप्टर रिवाइज ज़रूर करें। जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता हो उसको सो के उठते ही कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़िज़िक्स वीक है तो सबसे पहले सोकर उठ के फ़िज़िक्स करें, बिकॉज सोकर उठते हैं जब हम, तो हमारा ब्रेन मैक्सिमम कैपेसिटी में होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ होता है, तो आप अच्छा रिवाइज कर सकते हैं। तो व्हेन यू वेक अप, डू द सब्जेक्ट जो आपका सबसे ज़्यादा वीक हो या आपको याद करने में मुश्किल होती हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 1.5 आवर रखें, या 1 आवर मैक्सिमम होता है, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है, वोकैबुलरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना नहीं आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको 1 घंटे में आप कवर कर लेंगे। तो इतना ही दें इसको, बिकॉज इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं आते, मेजर आपके वही हैं फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। एंड वन मोर थिंग, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 घंटे में फिज़िक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 आवर उसके न्यूमेरिकल्स को भी रखना होगा, बिकॉज कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है तो उनकी खैर है, जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए 1 आवर न्यूमेरिकल्स करने होंगे। और वो जो मैंने बताया था कि ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, अगर हो सका तो मैं वीडियो बना दूँगी इस पर, अदरवाइज़ यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि शॉर्टकट्स में आप विदाउट कैलकुलेटर किस तरह फिज़िक्स के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसके लिए 1 आवर आप रखें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम जहाँ जहाँ मिले वहाँ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर लिया करें, बिकॉज वो इजी होता है, हैंडी होता है, बस आपने पेन लिया और स्टार्ट हो गया। अच्छा, पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या हो, मतलब किस तरह हम पढ़ाई को प्लान करें, किस तरह हम चैप्टर स्टार्ट करें, क्या चीज़ फोकस की जाए। तो बेसिकली मैं क्या करती थी कि रीड अ चैप्टर थॉरली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिज़िक्स का कोई चैप्टर या बायो का चैप्टर सेलेक्ट किया, उसको बहुत थॉरो रीडिंग देनी है, बहुत ध्यान से। योर फर्स्ट रीड शुड बी योर मोस्ट क्वालिटी वाली रीड। उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ के आपको हाइलाइटर लेना है और साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है फर्स्ट रीड में, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पूरी बुक हाईलाइट नहीं करनी होती, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि एमसीक्यू में आ सकते हैं, और वो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं। तो पॉइंट्स हाईलाइट किए, उसके बाद नोट टेकिंग अगर आपको बुक में ही करनी है तो आप कर लें। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अगर आपने कहीं लेक्चर लिया हुआ है तो वो लेक्चर अपना पढ़ लें, नोट डाउन किया हुआ होगा, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे देख लें या गूगल कर लें, उसको वहीं समझा। एक चैप्टर कंप्लीट किया, 2 आवर मैक्सिमम में हो जाएगा, अगर ज़्यादा होता है तो नो इश्यूज़, वो आप कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। एक चैप्टर रीड करने के बाद उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़, यानी मैं रेड स्पॉट और सैट्स और बाकी चीज़ों के न्यूमेरिकल्स नहीं कह रही हूँ, उस चैप्टर से रिलेटेड, यानी अगर आप इंटरमीडिएट की बुक पढ़ रहे हैं तो उसी टेक्स्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, वो मिल जाती हैं आपको, वर्क बुक्स मिल जाती हैं, डोगर ब्रदर्स मैंने बताया था। इसके अलावा भी अगर आप पर चैप्टर देखें तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने भी अपनी वो वर्क बुक्स निकाली हुई हैं, तो उसको सॉल्व कर लिया। उसके लिए हाफ़ एन आवर लिया। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छी तरह वो याद हो जाएगा। उसके बाद उसी चैप्टर का क्विक रिव्यू लेना है, यानी क्विक रिव्यू ये नहीं होता कि आप दोबारा पढ़ लें, जस्ट ओपन द चैप्टर और आप उसको दूर दूर से देख लें कि आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। तो इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर थोड़ा सा टाइम पुराने वाले चैप्टर की रिवीजन के लिए, अगर आपने कल किया था या थोड़ी देर पहले किया है तो उसको एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे दें। रिवीजन मेक्स यू लर्न थिंग्स वेल, रिवीजन मेक्स यू रिटेन थिंग्स वेल। रिवीजन ज़रूर करना है, बार बार रिवाइज़ करें। 15 मिनट्स ले लें रिवाइज़ करने के लिए, हाफ़ एन आवर मैक्सिमम ले लें, बहुत जल्दी होता है रिवाइज़। अगर आपने फ़र्स्ट रीड बहुत अच्छी दी हुई है तो रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं फ़र्स्ट रीड पे गई थी और मेरा फ़र्स्ट रीड पे आराम से बहुत सारे एमसीक्यूज़ हो गए थे। तो रिवीजन करते रहें और अपनी फ़र्स्ट रीड को बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और एमसीक्यूज़ जहाँ से मेरे प्रैक्टिस करें। अच्छा, जब आपकी पर चैप्टर वाले एमसीक्यूज़ जाएंगे तो आपको कौन से चैप्टर के लिए एमसीक्यूज़ करने,
उसी टॉपिकल MCQs निकालने हैं सैट से, कैपलन से, रेड स्पॉट से, जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं उसके टॉपिकल MCQs निकाल के वो भी सॉल्व कर लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि इस चैप्टर से अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए तो किस तरह करने हैं, और इस चैप्टर से अगर हमारे टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ गए तो वो किस तरह करने। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी जिस तरह आपको स्टार्ट करनी है पढ़ाई। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ऐसी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशंस याद करनी है, समझनी है, और केमिस्ट्री में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वो भी आपको समझने होते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रुप ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बायो में किंगडम वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके अलावा बायो में फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछते हैं, डिजीज़ के नाम पूछ लिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती हैं। आई विल मेक अ वीडियो ओवर इट। पास्ट पेपर्स के लिए एक स्लॉट आपको लाजमी पर डे रखना है, क्योंकि पास्ट पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि पास्ट पेपर्स से आता है, कभी कभार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास्ट पेपर्स में से सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो पास्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा ये कि पास्ट पेपर्स आपको एक आइडिया दे देते हैं कि NTS का एग्ज़ाम आता किस तरीके से है। तो पास्ट पेपर्स आर अ मस्ट। आपको अपने टाइम टेबल में से एक छोटा सा स्लॉट पास्ट पेपर के लिए लाजमी रखना है, चाहे आप 15 मिनट्स के लिए करें, 15 मिनट में के लिए रखें, या फिर हाफ एन आवर दें, या फिर 1 आवर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा तो इट्स फाइन कि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। टाइमर लगा के पास्ट पेपर्स करने हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप एक चैप्टर एक पास पेपर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक नहीं कर पा रहे हैं तो आधा करें। अगर आप 2 कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन वो चैप्टर्स करने के बाद पास पेपर पर डे के हिसाब से एक ज़रूर करें। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप पास पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए। तो उसके क्वेश्चंस को आप मार्क कर लें, और अगर आप आंसर उसमें गिवन है और अगर आपको लग रहा है कि आंसर सही है तो आप उसको याद कर लें, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, आपको इतना तो आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर मोस्ट लाइकली ठीक होगा। तो इफ़ यू कैन चेक, उसी वक्त चेक कर लें। अदरवाइज़ अगर उसमें आंसर्स करेक्ट मेंशन है तो आप उसको उसी वक्त याद कर लें, ताकि बाद में जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि इसमें से पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रट्टा करना पड़ता है। Schedule are you following, and no matter what study pattern are you following, there must be a set of tasks, there must be a set of target for each day that you have to complete at the end of the day. हर दिन के शुरू में आपको एक जगह लिख लेना है कि आज मुझे ये सब्जेक्ट्स करने हैं, सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स या जो भी, उसकी डिटेल्स लिखें और उसके आगे टिक मार्क का ऑप्शन दे दें। इससे योर वर्क विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, एंड यू कैन कीप एन आई ऑन योर सेल्फ, और आपको पता होगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा यू विल नो कि कौन सी चीज़ किस दिन कंप्लीट हुई है और कौन सी चीज़ में रिवीजन करना है। सो सेट टारगेट्स। अच्छा, टारगेट्स किस तरह रखने हैं, पहले आपको पर डे के टारगेट्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल टारगेट्स, 1 चैप्टर, 1 पास पेपर और 1 MCQ बुक। इस तरह आपने पर डे के टारगेट रखे। उसके बाद पर वीक टारगेट्स के इस वीक में मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, फिज़िक्स के 5 हो जाने चाहिए, बायो के, और हमारे 5 या 7 पास पेपर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसी तरह फिर आपके टारगेट्स बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल पर डे हो गया, वीक हो गया, देन योर मंथली टारगेट्स, एंड देन योर अल्टीमेट गोल, यानी एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले तक आपकी कितनी तैयारी होनी चाहिए और लास्ट वीक आपको क्या करना है। लास्ट वीक के लिए बहुत बड़े बड़े टास्क नहीं छोड़ने होते, सिर्फ रिविजन छोड़ना होता है, और जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है ना वो छोड़नी होती है। तो सेट योर गोल्स, small goals and then big goals. इससे your work will be more organized and you will be more satisfied. So using the same strategy, I also made my own timetable during MCAT. मैंने उसी हिसाब से अपना sleeping pattern change किया था, उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करती थी, उसी हिसाब से target set किए थे, and it really helped me a lot because I was setting targets and I was sure कि मेरा इस महीने में इतना complete हो जाना चाहिए, जो नहीं होता था उसके लिए फिर मैं कवर कर लेती थी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर एवरी टाइम टेबल, फॉर एवरी शेड्यूल, मतलब अगर आपका मंथली है, अगर आपका वीकली है, अगर आपका डेली वाला है, तो उसके लिए आपको एक स्लॉट छोटा सा ये रखना है कि फॉर थिंग्स जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई। मतलब कभी कभार ये होता है कि आप टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 घंटे के लिए एक चैप्टर रखा लेकिन हम नहीं कंप्लीट कर पाए, एक पेज रह गया, 2 पेज रह गए, 2 पेजेस रह गए, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको
उस वक्त कंप्लीट ना करें। 2 आवर्स कंप्लीट हुए, वो चैप्टर आपने उठा के रख दिया, उसके जो 2 पेजेस रह गए थे वो आपने कहीं नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आप अपने टाइम टेबल में एक ऐसा स्लॉट रखेंगे या अपने वीक का एक दिन ऐसा रख लें, आधा दिन ऐसा रख लें कि उसमें आप जो चीज़ें पहले रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लें। रह गई हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी कि जो आपको समझ नहीं आई हुई होती और आपको टारगेट कंप्लीट करना होता है, तो देयर मस्ट बी अ स्लॉट इन योर टाइम टेबल जिसमें आप उन चीज़ों को करें जो आपके इनकम्प्लीट टास्क हैं। तो इनकम्प्लीट टास्क के लिए मैं रखती थी पर डे के हिसाब से, तो वो वाला स्लॉट ज़रूर रखें, बिकॉज़ आपको अगर एंजाइटी होगी तो फिर वो आपको कवर करवा देगा वो वाले सब्जेक्ट का। तो आई एम शेयरिंग माई टाइम टेबल। आई वॉज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मैंने अगस्त में अपनी स्लीपिंग पैटर्न इस तरह रख लिया था कि मैं रात को सोती थी और दोपहर में जागती थी, मतलब दोपहर में पढ़ना शुरू करती थी और सुबह जल्दी उठती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेकअप एट 9 AM। उसके बाद फ्रॉम 9 AM टिल 11 AM आई यूज़ टू डू फिज़िक्स वन चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, यानी 1 न्यू चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। स्टार्ट किया था मैंने सेकेंड ईयर से, यानी ग्रेड 12 से, और उसके बाद मैंने ग्रेड 11 पे गई थी क्योंकि ग्रेड 12 मैंने रिसेंटली पढ़ा हुआ था तो वो मुझे आसानी हुई पढ़ने में। उसके बाद फ्रॉम 11 AM टिल 11:30 MCQs वो टेक्स्ट बुक वाले MCQs, यानी मैंने जो चैप्टर सॉल्व किया है उसी के MCQs मैंने कर लिए। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 11:30 टिल 12:45 क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर एंड न्यूमेरिकल्स। अच्छा, न्यूमेरिकल्स मेरे इतने जल्दी होते नहीं थे, जितने स्टार्ट कर देती थी, यानी क्या कहते हैं, फॉर्मूला वगैरह देख लेती थी और कुछ स्टार्ट कर देती थी। उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो पाते थे तो फिर मैं एंड वाले स्लॉट में कहीं पर एडजस्ट कर लेती थी। तो क्विक रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लिया। तो इस तरह मेरे फ्रॉम 9 AM टिल 12:45 मेरा फिज़िक्स कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद फ्रॉम 12:45 टिल 1 PM, हाँ 12:45 टिल 1 PM 15 मिनट्स ब्रेक। ये 15 मिनट मैंने रखा हुआ था। अच्छा, इसमें मैं कुछ भी कर सकती थी, आई कुड स्लीप, अच्छा मैं 15 मिनट भी सो जाती हूँ आराम से, और आई कुड यूज़ माई फ़ोन, और आई कुड जस्ट ले डाउन एंड रिलैक्स एंड मेडिटेट। सही है। उसके बाद फिर फ्रॉम 1 PM टिल 2 PM इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर MCQ प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने इंग्लिश यहाँ से रखा था बिकॉज फिज़िक्स मुझे काफ़ी वो ब्रेन स्टॉर्मिंग लगता था, तो फिज़िक्स थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था। उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स वाला, मतलब थोड़ा इजी वाला सब्जेक्ट था जिसमें थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ लूँ, तो इंग्लिश था फ्रॉम 1 PM टिल 2 PM। इस तरह मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाता था और एक आसानी हो जाती थी कि ये सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद फ्रॉम 2 PM टिल 3 PM ये वाला मेरा टाइम था रेस्ट वाला टाइम, बिकॉज रेस्ट इज़ नेसेसरी, आई टोल्ड यू। यहाँ मैंने रेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि या तो एक तो ये लंच का टाइम होता है और दूसरा ये कि नमाज़ पढ़नी होती है। तो इस रेस्ट में, अच्छा 1 आवर मैं पूरा रेस्ट नहीं लेती थी, इस रेस्ट में मैं 2-3 चीज़ें कर लेती थी, यानी लंच, नमाज या फिर थोड़ा सा फ़ोन यूज़। इसके अलावा मैं 1 पास पेपर भी मैंने इसमें लिखा हुआ है इसी रेस्ट वाले ब्रेक में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पास पेपर स्टार्ट करूँगी, अगर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आगे किसी स्लॉट में डाल दूँगी, तो मैं स्टार्ट कर देती थी इसमें पास पेपर, बिकॉज़ जहाँ जहाँ मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था वहाँ मैं पास पेपर्स ज़रूर करती थी। अगर पास पेपर्स नहीं करती थी तो फिर मैं ऑनलाइन MCQ सॉल्व कर लेती थी। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप ज़रूर रखें। उसके बाद फ्रॉम 3 PM टिल 5 PM केमिस्ट्री 1 चैप्टर। अच्छा, 3 बजे से 5 बजे मेरा केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री करूँगी मैं। उसके बाद फिर 5 PM टिल 5:30 यानी 30 मिनट्स फॉर MCQs ऑफ द सेम चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ा है। उसके बाद फ्रॉम 5:30 PM टिल 4:45 PM क्विक रिव्यू ऑफ द केमिस्ट्री जो मैंने चैप्टर अभी पढ़ा है। उसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ा, फिर MCQ किया, फिर मैंने क्विक रिव्यू किया, और इसके साथ मैंने एक और छोटा सा स्लॉट रखा है फॉर 15 मिनट्स ओल्ड चैप्टर रिवीजन। अच्छा, मुझे केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी लगता था और मैं भूल जाती थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स के लिए ना एक स्लॉट थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था ताकि मैं बस क्विक रिव्यू में जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लूँ और मुझे बाद में मसला ना हो। तो फ्रॉम 5:30 टिल 4:45 इज़ माई क्विक रिव्यू एंड ओल्ड चैप्टर रिविजन। अगर वो चैप्टर नहीं भी होता था तो क्विक रिव्यू तो लाजमी होता था। उसके बाद फ्रॉम 4:45 टिल 6:30 इज़ माई रेस्ट टाइम, वॉज माई रेस्ट टाइम। इसमें मैं टी ब्रेक ले लेती थी, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा बस रिलैक्स कर लेती थी। सही है। अब नाउ 4:45 तक मेरा फिज़िक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता था, तो मेरे पास अब बायो रहता था, चैप्टर्स रहते थे, पास पेपर्स रहते थे और न्यूमेरिकल्स रहते थे, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो जाती थी 6:30 तक। उसके बाद फ्रॉम 6:30 टिल 8:30 बायो 1 चैप्टर,
बायो 1 चैप्टर वही न्यू चैप्टर फ्रॉम सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर मेरा बहुत अच्छा हुआ था तो मैं फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था बायो का पहले। उसके बाद फिर फ्रॉम 8:30 till 9 PM चैप्टर MCQs वही 30 मिनट्स पर MCQs। अच्छा MCQs 30 मिनट्स में आराम से हो जाते हैं अगर आप टेक्स्ट के कर रहे हैं और अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो वो इजीली हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं, 45 मिनट्स रख लें अगर बैलेंस करके। उसके बाद फिर फ्रॉम 9 PM till 10 PM इज़ द क्विक रिव्यू ऑफ द बायो चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ा है, और उसके बाद फिर इसके साथ एक और चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि बायो जल्दी हो जाता है, आपको उसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं होता, बस हाँ याद करने का होता है बट कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं होता, तो ईजी हो जाता है वो। मतलब इट इज़ समथिंग कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इतना। उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको जो चैप्टर इजी लगता है उसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट से इजी लगता है। उसके बाद फ्रॉम 10 PM till 12 PM पास पेपर्स प्लस रिमेनिंग थिंग एंड कंप्लीट टास्क। अच्छा बायो जब कंप्लीट हो जाता था मेरा 10 PM पे, उसके बाद फिर डिनर होता था, और उसके बाद मैंने ये 2 आवर्स का स्लॉट रखा है फ्रॉम 10 PM till 12 PM। ये मेरा वो एक्स्ट्रा वाली चीज़ों का है, इसमें मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती थी, फ़ोन भी यूज़ कर लेती थी, और अगर न्यूमेरिकल्स रह गए तो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, पास पेपर रह गए तो पास पेपर कंप्लीट हो गए। चैप्टर रिवीजन सही से नहीं हुआ यानी सही से मैंने नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो फिर मैं उसको वहाँ पर रिवाइज़ कर लेती थी। उसके बाद फिर फ्रॉम 12 PM till 12:30 फ़ोन और टीवी और ऑनलाइन MCQs, यानी मैं काफ़ी ग्रुप्स पे ऐड थी तो मैं उन ग्रुप्स के MCQs रात को सॉल्व करती थी, या तो रात को सॉल्व करती थी या फिर ट्रैवल में सॉल्व कर लेती थी, यानी घर आते वक्त कहीं से। तो और उसके बाद 1 PM स्लीप, तो 1 PM till 9 AM स्लीप, और उसके बीच में ये सारी चीज़ें फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड बायो मुझे सबसे आसान लगता था तो मैं सबसे लास्ट में रखा था। तो दिस वॉज माई टाइम टेबल। Okay guys, so this was the end of the video. I tried to cover everything and I tried to explain everything in detail. I hope it helped you. Try to make a timetable today, और आज ही बनाएं, आज ही फॉलो करना स्टार्ट करें, एंड ट्राई टू रिमेन कंसिस्टेंट। रिमेंबर, 1 step at a time. No need to overburden yourself. You're a human being. So don't lose hope. Have faith in yourself and start planning. Good luck. Best wishes. And still, if you have got queries, do tell me in the comment box below. If you want me to make more videos, do tell me in the comment box below. Good luck for your test. Allah Hafiz. और वही घबराना नहीं है आपने।